हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एथिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके टर्मिनोलॉजीज है ना और एग्जांपल्स, ठीक है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड आपके कोड्स, ये तीनों को कंप्लीट करने वाले हैं। और सिर्फ कंप्लीट नहीं दोस्तों, मैं इसे आपको याद कराऊंगा, लर्न करवाऊंगा, ठीक है। ए टू जेड चीजें लर्न करवाऊंगा। अब मेथड क्या होगा मेरा लर्न कराने का, इसमें याद कराने का आपका, तो वो है फ्लैश कार्ड। मैंने फ्लैश कार्ड बनाया है। इन जितने भी मेरे नोट्स है ना, आपको ये 11 पेजेस के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं 11 पेजेस के नोट्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो सब कंप्लीट है, एग्जाम्पल उससे रिलेटेड सारे कंप्लीट है और कोड्स भी उससे रिलेटेड सब कंप्लीट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके अंदर हम फ्लैश कार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दूंगा और मैं बोलूंगा आप इसे एक्टिव रिकॉल करो, या फिर आपने नोटबुक के अंदर इसको एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में बोलूंगा दोस्तों, एक लाइन में लिख कर दिख लाओ, ठीक है। अपने नोटबुक के अंदर एक लाइन में लिख के लाओ इसके डेफिनेशन को, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल या इससे रिलेटेड कोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे ना एथिक्स की, तो आप समझ लो दोस्तों, मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। आप अपने स्टार्टिंग फेज को ना, जो डर होता है ना आपके एथिक्स पेपर में, उसे खत्म कर दोगे, जो फोमो होता है ना वो खत्म कर दोगे इसी वीडियो के अंदर। और देखो दोस्तों, इनका इतना यूज है ना इनका, ठीक है, इन एथिक्स के कीवर्ड्स का इतना यूज है कि आपके ये एसए के पेपर में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपको पता है ना कि एसए के जो फिलोसफी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर इनका कोड्स का, एग्जाम्पल का यूज कितना है, ठीक है, कितनी इंपोर्टेंस है इनकी। तो अभी मैं आपको इनके नोट्स दिखाता हूँ दोस्तों। और प्लस दोस्तों, मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल के साथ साथ ना कंपेरिजन भी डाला है, ताकि कंपेयर कर पाओ। और मैंने माइंड मैप भी दिया आपको, ठीक है। ये माइंड मैप आपके समझने के लिए है, ठीक है, माइंड मैप सही समझ सकते हो आप इसे। और देखो दोस्तों, जो नए हैं चैनल पे हमारे, उनको मैं बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है पावर पीवाईक्यू सीरीज। इसके अंदर भाई साहब मैं आपको लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। सिर्फ यूपीएससी के ही नहीं दोस्तों, सिर्फ यूपीएससी के ही नहीं, स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं वो सारे क्वेश्चंस, सीएपीएफ के, सीडीएस के, ये सब करा रहा हूँ। इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप वहां से देख सकते हो कि भाई क्या लाजवाब सीरीज है ये, ठीक है। मजा ही आ जाएगा आपको प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप सीरीज के बारे में। अब देखो दोस्तों, मैंने इसके अंदर आपको कोड बेस भी दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं समझने के लिए, कोड के लिए इमेजेस डाल रखी हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपका फ्लैश कार्ड ही बनाया है दोस्तों। अभी मैं फ्लैश कार्ड दिखा देता हूँ, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में इस फ्लैश कार्ड से आप सब कुछ याद कराऊंगा मैं आपको। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर एथिक्स, एथिक्स क्या है, ठीक है। तो अगर आप आपके मन में इसका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, आपने नोटबुक में इसका एक लाइन में आंसर नहीं लिख पा रहे ना, तो भाई साहब समझ लो आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन में आपको लिखना है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर, हेल्पिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड गुड एंड बैड। तो आपको एक लाइन में आंसर आना चाहिए कि एथिक्स आप समझते क्या हो। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाभारत कोड। मैंने महाभारत का कोड डाल रखा है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर आ गया डिफरेंस बिटवीन मोरल्स एंड एथिक्स। अब इसके बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मोरल्स क्या होते हैं और एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके आप याद करने वाले सब कुछ, और ये मैं वीडियो के एंड में कराऊंगा याद आपको, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है एथिक्स की, जो कि सेकंड एआरसी से ली गई है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, एक लाइन में आप आंसर लिखो, ठीक है। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपका एथिक्स का डेफिनेशन क्लियर है। ये होता है क्या है, तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर लिख भी दो कि सेकंड एआरसी से मैं बोल रहा हूँ इस बात को, कि सेकंड एआरसी में बोला गया है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को। भाई सेकंड एआरसी क्या होता है, तो भैया सेकंड का मतलब जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बैठी थी ना, जो उससे कोट लिया गया है, ठीक है। तो उसकी एक रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट से कोट लिया गया है। तो ये हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, चूज करने में या फिर डिफरेंशिएट करने में बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, उसके बीच में हमें ये बताते हैं कि भैया सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, गुड क्या है बैड क्या है। अब इससे रिलेटेड आपको एक कोड भी लिख दो भाई, ठीक है, जो बाकी महाभारत से लिया गया है। और ये देखो, ये कोड हमेशा काम आता है आपके एसए के पेपर में, एथिक्स के पेपर में काम आएगा ये। तो भाई ये कोड क्या है, तो महाभारत का कोड है, आत्मानी प्रतिकुलानी परेशान ना समिचारी। इसका मतलब ये होता है कि भैया ऐसे कर्म मत करो, ऐसे काम मत करो दूसरे के साथ जो कि वापस लौट के आपके पास आ जाए, ठीक है। मतलब अगर किसी का आप बुरा करोगे तो वो भी आपका बुरा ही चाहेगा, बुरा ही करेगा आपके साथ। तो अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी तो एथिक्स के बारे में बोलना चाह रहा है कि भैया ऐसे काम करो जो कि राइट हो, गलत नहीं, ठीक है। तो एथिक्स के बारे में आप टर्मिनोलॉजी जान गए एक, ठीक है, कि एथिक टर्मिनोलॉजी क्या है। और इसके बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, इन एक लाइन की या फिर दो लाइन की बोल सकते हो आप। इसके बारे में कोड लिख सकते हो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो भाई, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दो। अब आते हैं दोस्तों मोराल्स पे। अब मोराल्स क्या है,
तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो कंसर्निंग करते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि भैया मोरल्स और एथिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना कि मोरल्स डिक्टेटेड बाय द सोसाइटी और कल्चर, बट एथिक्स जो होता है ना वो चूजन होता है बाय द हिमसेल्फ। भाई आपके एथिक्स क्या हैं, ठीक है, बोलते हैं ना आपके एथिक्स क्या हैं, ठीक है, दूसरों के एथिक्स क्या हैं, तो वो उनके भैया माइंडसेट होता है कि भैया उनको अच्छा करना है, सच बोलना है, ट्रुथ बोलना है हमेशा, ठीक है, और ऑनेस्टी है उनके अंदर, तो ये सब उसके अंदर के एथिक्स है। इंटीग्रिटी वाला बंदा है, ठीक है, तो वो उसके अंदर एथिक्स है। लेकिन मोराल्स क्या होते हैं, मोराल्स हम बोलते हैं ना भाई तू है भाई, जो भाई तेरे अंदर मोराल्स है या नहीं, तो हम बोलते हैं ना इस बात को कि थोड़ा थोड़ा तो शर्म कर भाई, तुम मोराल्स को लेके तो चल, बोलते नहीं, हम बोलते हैं हम सोसाइटी के अंदर। तो ये डिक्टेटेड बाय सोसाइटी है, कल्चर है, और ये वेरी भी करता है, सोसाइटी वेरी भी करता है। अब मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ दोस्तों। लिव इन रिलेशनशिप अगर आप देखो तो हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर ये भाई इसके खिलाफ है, ये लिव इन रिलेशनशिप के हम खिलाफ होते हैं, ठीक है, मोस्टली हम इंडियन कल्चर में ये चीज मतलब हम इसको मानते नहीं है भाई ये चीज सही है, ठीक है। बट दोस्तों आप क्रिश्चियन में चले जाओ, वहां पर तो भैया माना जाता सही है, कुछ गलत नहीं माना जाता, नहीं सही भी नहीं माना जाता तो गलत भी नहीं माना जाता, हमारे यहाँ तो गलत माना जाता है। अब देखो दोस्तों अबॉर्शंस, अबॉर्शन देखो हर जगह गलत है, मोरली देखा जाए तो अबॉर्शन हर जगह गलत है, लेकिन कुछ शायद कुछ ऐसी कंट्रीज भी होंगे जहाँ पर अबॉर्शन गलत नहीं कराना, ठीक है। अब गे मैरिज है, हमारे इंडिया में अभी तक लीगल नहीं हुआ गे मैरिज, ठीक है, तो भाई कई सोसाइटी मैंने सुना है एक दो कंट्री में हो भी गया है, इसके लिए लॉज भी आ गए, ठीक है। तो मोराल्स क्या होते हैं, ये डिक्टेट बाय होते हैं सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन, ठीक है, लेकिन ये भी हमें हेल्प करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है उसमें, ठीक है। तो आप आराम से मोरल्स के बारे में आप लिख सकते हो और इजीली, ठीक है, और इसके डिफरेंस भी आप जानेंगे एथिक्स और मोरल्स के बीच में। अब ये नॉर्म्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना भैया कुछ नॉर्म्स होते हैं भाई सोसाइटी के, उसको फॉलो करो, ठीक है, हर जगह के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो ये तो ग्रुप हेल्ड बिलीफ, इसलिए तो बोलते हैं ना सोसाइटी के होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है ग्रुप, ग्रुप का होता है जो बिलीव रखते हैं कि व्हाट इज राइट, ठीक है, ये होता है नॉर्म्स। लॉ क्या होता है, अब लॉ के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो लॉ है, रूल्स हैं, वो भाई साहब एक अथॉरिटी के द्वारा फंक्शन करी जाती है, मतलब वैलिडेट कराई जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी, ठीक है, एक एक्सटर्नल अथॉरिटी। अब एक्सटर्नल अथॉरिटी हमारे यहाँ पार्लियामेंट हो सकता है, हमारे कोर्ट हो सकता है, ठीक है, तो एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करे जाते हैं। दे हैव स्पेसिफिक पेनाल्टीज इफ वायलेटेड, भैया पेनाल्टीज भी होती है ना, कुछ रूल्स पे था कि भैया अगर आपने इसको वायलेट किया तो पेनाल्टीज होंगी। लेकिन अब आएगा क्वेश्चन कि एथिक्स वर्सेस लॉ क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों एथिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेनल्टी मिल जाएगी आपको, ठीक है, कुछ चीजें ऐसे अभी होता है कि एथिकल होती हैं, ठीक है, बट इलीगल होती हैं वो चीजें, कुछ चीजें ऐसे होती है कि लीगल है, लॉफुली लीगल है, बट अनएथिकल है। अब इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, ठीक है, तो वो एथिकल तो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट भैया अंग्रेजी सरकार के जो लॉज थे उसके जो ये इलीगल था, उसके लिए अनलॉफुल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब ऐसे ही देखो लीगल में बट अनएथिकल माना जाता है कैपिटल पनिशमेंट को, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा दे देना, ठीक है, तो डेथ की सजा दे देना, तो कैपिटल पनिशमेंट को माना जाता है कि भैया अनएथिकल है बट लीगल है। भैया कैपिटल पनिशमेंट हमें कई जगह रेयर केस में देना पड़ता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को देना पड़ता है जो सोसाइटी के लिए खतरा हो, ठीक है। तो अबॉर्शन को भी माना जाता है कि भैया ये लीगल तो है बट अनएथिकल है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक डायग्राम भी बना सकते हो एग्जाम में, कि आपने ये पाई डायग्राम वाला बनाया है ये, तो ठीक है, अब इसको तुमने ये सेट कर दिया रीजन कॉमन वाले को, और उसको लिख दिया कि एथिकल और लीगल दोनों होंगे। जैसे कि पीसफुल पिकेटिंग करना बाय फार्मर्स, ठीक है, आप पीसफुली अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हो सरकार के खिलाफ, कोई भी लॉ के खिलाफ, तो उसे कर सकते हो, वो लीगल भी है और एथिकल भी है। लेकिन एथिक्स में देखो क्या होगा कि भाई सिविल डिसोबीडियंस तो एथिकल है बट लीगल नहीं है, लॉ के अंदर कैपिटल पनिशमेंट लीगल तो है लेकिन एथिकल नहीं है। तो ऐसे करके आप ये डायग्राम बना सकते हो। कितना वैल्यू एडिशन दे रहा है आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलो अब आगे जो देखो ये भी ऐसे ही ना, मैंने एथिक्स के बारे में यहाँ पर माइंड में बना दिया है, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। अब आगे आते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों अब वैल्यूज पढ़ते हैं ना। अब ये वैल्यूज क्या होते हैं भाई, तो वैल्यूज हम बात करते हैं ना कि भैया आपके अंदर क्या वैल्यूज है, ठीक है, आपके अंदर क्या वैल्यूज है, हमारे अंदर क्या वैल्यूज है, ठीक है। तो भैया ये अंदर की बात है, अंदर की बात मतलब ये सेट ऑफ एंडोरिंग बिलीव्स है, ठीक है, जो आप मानते हो, ठीक है, जो आपके अंदर है, दैट आर पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल, ठीक है,
आपको भी अच्छे लग रहे हैं ये वैल्यूज़, इसलिए आपने इसको इन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करा है अपने अंदर। ठीक है? सोसाइटी के लिए भी अच्छे हैं, सोसाइटी को भी प्रेफ़रेबल है। तो ठीक है? तो आप उसके लिए मतलब उसके लिए भी आप कर सकते हो, इन वैल्यूज़ को अपने अंदर रख सकते हो। ठीक है? या फिर इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हो। ठीक है? तो ये बात बोली किसने वैसे? तो मोल्डन रॉकरिच ने बोली है। आप ये भी लिख सकते हो साथ में। ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल में क्या दे सकते हो? जैसे कि नेशनल वैल्यूज़ के अंदर आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि ये पैट्रियोटिज़्म, ठीक है? देशभक्ति। अगर आपके अंदर देशभक्ति है, तो आप देश के लिए भी अच्छे हो, ठीक है? और आपको भी अच्छा लग रहा है देशभक्त रहना, तो आपके लिए भी अच्छा है भई, आपके मन को भी अच्छा लग रहा है कि मैं देशभक्त हूँ। इंटीग्रिटी क्या होती है? अब देखो ये दोस्तों, अभी इंटीग्रिटी मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन दोस्तों आपको समझाने के लिए अभी बता देता हूँ कि इंटीग्रिटी क्या होती है कि भाई आप हमेशा, जो हम बोल रहे थे ना एथिक्स में कि राइट एंड रॉन्ग के बीच में, तो आप हमेशा राइट काम करो। इवन अपने डिफिकल्ट टाइम में भी, ठीक है? आपके पास डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं, आप तब भी ये जो है ना हमेशा राइट एक्शन चूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो ये होता है इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति। तो हमेशा इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, किसी भी काम के लिए। अब एक और कोट लिख सकते हो, वो आइंस्टाइन ने बोला है कि भैया ऐसा इंसान मत बनो जो सक्सेसफुल हो बस, सही है? सक्सेस वाला इंसान मत बनो, सिर्फ सक्सेस वाला। बनना ही है तुम्हें इंसान, तो बनो अ मैन ऑफ वैल्यूज़ वाला, ठीक है? तो ट्राई नॉट बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज़। ये किसने बोला था? आइंस्टाइन ने बोला है। बहुत अच्छी बात बोली है। दोस्तों, अब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो मैं इसके लिए ना कि आपको एक कोट ही बताना चाहूँगा कि एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड डिटरमाइंस द ऑल्टीट्यूड। ठीक है? ये हम पढ़ते भी हैं कि आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाओगे। ठीक है? ऑल्टीट्यूड मतलब कहाँ तक जाओगे, ठीक है? ना कि आपका एप्टीट्यूड। अब ये देखो रीज़न इसका ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड तो हो, ठीक है, एबिलिटी तो हो किसी भी काम को करने की, ठीक है, पोटेंशियल तो है, लेकिन आपका एटीट्यूड ही सही नहीं है, ठीक है, आप चाहते ही नहीं हो कि मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचना है, आप चाहते ही नहीं हो, आपका बिग एम ही नहीं है, ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या कितनी भी कैपेबिलिटी हो, कितना भी आपके पास इनहेरेंट एबिलिटी हो, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो उस चीज़ का काम करने के लिए, तो आप करो ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है कि एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है आपका अच्छा। ठीक है? तो ये होता क्या है, एक सेटल वे ऑफ थिंकिंग है या बिलीविंग अबाउट अ थिंग है। ठीक है? हम बोलते भी हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, तो एटीट्यूड नहीं होता, वो क्या होता है आपका कि थिंकिंग पैटर्न होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है? अब मैं इसको एग्जांपल ले सकता हूँ कि देखो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो कहते हैं भैया हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अगर हमारे पास उसका अल्टरनेटिव है इंडियन प्रोडक्ट का, ठीक है, तो हम इंडियन प्रोडक्ट परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो उनका एटीट्यूड क्या है चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए, वो सही नहीं है। ठीक है, चाइनीज़ वालों के लिए सही नहीं है, बट इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए सही है। ठीक है, तो उसको बोल देंगे कि भैया आपका एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, चाइनीज़ वालों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका एटीट्यूड। और एटीट्यूड आपको समझ में आ गया कि आपकी इनहेरेंट एबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है किसी भी काम को करने की। ठीक है, तो एटीट्यूड इज द की टू अनलॉक योर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप ऐसे ही बना सकते हो कि आप लॉक बनाओ, ठीक है, एप्टीट्यूड का, और ये बोल दो कि एटीट्यूड है। ठीक है, तो एटीट्यूड जो है ना, ये आपका जो है ना ये ताला खोल देता है किसी चीज़ के लिए, एप्टीट्यूड का। ठीक है, फिर आप एप्टीट्यूड को सही से इस्तेमाल कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और एटीट्यूड दोनों ही अच्छा हो, ठीक है, तो भैया बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप और अच्छे से काम कर पाओगे। आपको जहाँ जाना है, जो चीज़ अचीव करनी है आराम से कर लोगे, है ना। तो ये मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। अब सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? देखो दोस्तों, सोशल इन्फ्लुएंस तो आप समझते हो भी होंगे कि आजकल के भैया बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंसर मतलब अब एक्टर्स वगैरह तो मिलेंगे ही। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर ही बहुत सारा सोशल इन्फ्लुएंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के एटीट्यूड को, ओपिनियन को, बिहेवियर को। ठीक है, अब प्रोडक्ट के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, अब हमें नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो फेवरेट एक्टर प्रचार कर दे उसका, चाहे वो इस्तेमाल करे या ना करे उस प्रोडक्ट का, हम उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। ठीक है, उससे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है उस प्रोडक्ट के लिए, ओपिनियन चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज होने लगता है कि हम उसको खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, तो इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर आर चेंज थ्रू सोशल कम्युनिकेशन या परसुएशन इज अ मेथड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब देखो सोशल कम्युनिकेशन तो आपका मीडिया हो गया, ठीक है, या फिर परसुएशन मतलब परसुएट कर रहे हैं। अब देखो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज़ को जो अच्छे करेक्टर के हैं, है ना, और भी अच्छे जो करेक्टर के हमारे जो लीडर्स हैं, उनको लेकर आती है, और जो वो प्रचार करना चाहती है ना उनसे, जैसे के लिए सफाई के लिए बोलते हैं ना कि भैया हमारी साफ़ सफाई रहनी चाहिए, हमारे मोहल्ले में साफ़ सफाई रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए सफाई अभियान के चलाने के लिए वो बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ को लेकर आते हैं ताकि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो
ठीक है, आपका एटीट्यूड अच्छा हो सफाई को लेकर, ठीक है, आप सफाई करने पे ध्यान दें, ठीक है, आपका ओपिनियन आए कि नहीं हमें सफाई करनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, सिटीजन की भी जिम्मेदारी है कि साफ सफाई हमारे मोहल्ले में होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आता है इससे, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस आप समझ रहे होंगे दोस्तों, और बहुत ही यूजफुल है आपके एथिक्स में यूज करने के लिए। एथिक्स के क्वेश्चंस में ना सोशल इन्फ्लुएंस को यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक सर्विस एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि इंटीग्रिटी अभी मैंने आपको बताई थी कि इंटीग्रिटी क्या होता है। ये होता है कि भैया कि आप अपने मोरल कन्विक्शंस को, ठीक है, वंस मोरल कन्विक्शंस को या डूइंग द राइट थिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अपने मोरल कन्विक्शंस को हमेशा फॉलो करो, या तो फिर हमेशा सही काम करो, अच्छा काम करो, कि चाहे आपके पास सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, अच्छे हों बुरे हों, आप हमेशा अच्छा काम करने पे जो है ना ध्यान लगाओ, अच्छा काम करो, ठीक है। तो इसको कह सकते हो आपका कि मोरल अपराइटनेस है, ठीक है, आपका इंटीग्रिटी। या फिर आप बोल सकते हो कि ये कंसिस्टेंसी लेकर आता है आपके थॉट में, स्पीच में और एक्शन में, वाइल एडहेरिंग टू हाईएस्ट मोरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो बोलते हैं भैया कि इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर, ठीक है। क्यों? ये आपके थॉट को, आपके स्पीच को और आपके एक्शन को इंटीग्रेट करके रखता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी ये डायग्राम बना सकते हो कि ऑल थ्री इन हार्मनी, ठीक है, आपकी जो थॉट है, आपका सोचने का बिहेवियर, आपका बोलने का बिहेवियर, आपका एक्शन, ये सब इंटीग्रेट होकर काम करता है एक साथ। और आप अगर इन तीनों को कंट्रोल कर रहे हो, अपने थॉट स्पीच एक्शन को, और इसको सही जगह लगा रहे हो, अच्छे काम में लगा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि आप एक बहुत अच्छे इंटीग्रिटी पर्सन हो, ठीक है, आप एक इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डूइंग राइट इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू, ठीक है। तो ये C.S. लेविस ने बोला था। तो इंटीग्रिटी के बहुत सारे यहाँ आपको कोट देखने को मिल जाएंगे। अब इन कोट का इस्तेमाल आप इंटीग्रिटी में कर सकते हो, ठीक है। और देखो इंटीग्रिटी से रिलेटेड जितने भी आपको ऑफिसर्स हमारे कंट्री के अंदर मिलेंगे, उनके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दे रखे। दोस्तों अब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि कंप्लीट एंड कंफर्म्ड इंटीग्रिटी, अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज ऑफिसर नॉट एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स ऑफ एनी काइंड। दैट मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी वाला ऑफिसर होगा ना, तो वो कभी करप्ट प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, कभी भी करप्शन में जा ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मीन्स कि ये इंटीग्रिटी से भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको ब्रॉडर टर्म देखने को मिलेगा कि कंप्लीट है और कंफर्म इंटीग्रिटी वाला पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर अपराइटनेस है, ठीक है, इंटीग्रिटी अपराइटनेस है और ऑनेस्टी वाला पर्सन भी है वो, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अब पर्टिकुलर प्रोसेस मतलब अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो आप अपने काम के अंदर हो, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो आप, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाले पर्सन। अब इसका एग्जांपल आप दे सकते हो सतेंद्र दुबे, जिन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया था, ठीक है। अब ऑनेस्टी क्या होता है? अब ऑनेस्टी तो बहुत ही सिंपल है, आप समझते भी हो कि बीइंग ट्रूथफुल एंड ओपन, कि भैया ऑनेस्टी का मतलब ये होता है आप ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है, आप तुरंत बताए थे कि भैया ये चीज़ सही है या फिर गलत है, उसके बारे में आप अपना जो डिसीजन है ऑनेस्टी से अगर दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप सच बोल रहे हो, ट्रुथफुल बोल रहे हो ना, ट्रुथफुल हो आप। लेकिन इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फ़र्क है भाई? तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इंटीग्रिटी इज़ वेलिडेशन ऑफ ऑनेस्टी। अगर आप इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हो ना, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि आप ऑनेस्टी भी हो, ठीक है, आपके अंदर ऑनेस्टी भी है, ठीक है, ऑनेस्ट भी हो आप। लेकिन ये हो सकता है कि आप ऑनेस्ट हो लेकिन विदाउट इंटीग्रिटी इज़ पॉसिबल, बट नॉट अपोजिट दोस्तों, ठीक है। मतलब कि आप आपके अंदर ऑनेस्टी हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी भी हो, ठीक है। आप ऑनेस्टी वाले व्यक्ति हो लेकिन जरूरी नहीं है इंटीग्रिटी हो, लेकिन इंटीग्रिटी होगी तो आपके अंदर ऑनेस्टी होगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब इंटीग्रिटी के अंदर आपका ऑनेस्टी भी आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रिटी है, ठीक है, और ये आपका ऑनेस्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना, ठीक है दोस्तों। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? तो आप ऑब्जेक्टिविटी उसी को तो कहते हो ना कि भैया आपने जो भी डिसीजन लिया ना, वो आपने पहले एनालिसिस करा है एविडेंस का, जो भी आपके पास एविडेंस है उसको एनालिसिस करके आपने डिसीजन लिया है, तो ये आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होगी। तो बेसिंग योर डिसीजन ऑन रिगरस एनालिसिस ऑफ एविडेंस। आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हो कि भैया आप एक सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, आपके ऑफिस में किसी व्यक्ति ने, या फिर आप एक भैया HR हो, ठीक है, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर आपके कज़न ने एप्लीकेशन दिया है जॉब के लिए, बट उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उस जॉब के लिए, तो आपको पक्का उसे डिनाई करना चाहिए कि भाई आप जॉब के काबिल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है कि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है जॉब के लिए, ठीक है। तो आपने रिगरस एनालिसिस कर लिया, इवन वो आपका कज़न हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका कज़न भी हो लेकिन आपका आपका भाई, अगर आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है तो आपने एविडेंस देखा
कि भैया ये तो सही व्यक्ति नहीं है इस जॉब के लिए, तो आपने उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, तो ये होगी आपकी ऑब्जेक्टिविटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या समझते हो दोस्तों आप? देखो, आप बोलते हो ना कि मैं इम्पार्शियल हूँ। इम्पार्शियल का मतलब आप किसी वन साइडेड नहीं हो। ठीक है, आप बायस नहीं है, आपका जो थॉट्स है, आपके जो बिलीव्स हैं वो बायस नहीं है। दैट मीन्स कि आप भाई सबको इक्वल और फेयर मैनर में देख रहे हो। ठीक है, मतलब उनके डिसीजन, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके ओपिनियंस आप इक्वल मैनर में, सबके इक्वली और फेयर मैनर में सुन रहे होगे और उसको डिसीजन लोगे। ठीक है, दैट मीन्स की एक्टिंग सोली बेस्ड ऑन मेरिट्स ऑफ द केस एंड ट्रीटिंग डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस इन एन इक्वल और फेयर मैनर। ठीक है, आप ये बोल सकते हो दोस्तों कि इम्पार्शलिटी इज नॉट न्यूट्रलिटी। ठीक है, आप बीच की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हो कि भैया मैं जस्टिस की बात करूँगा, मैं जस्टिस की तरफ हूँ, मैं बीच की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रलिटी की बात नहीं कर रहा कि मैं सबके लिए इक्वल हूँ। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट इज़ पार्शलिटी फॉर जस्टिस, मैं जस्टिस के साइड हूँ कि भाई किसी ने भी गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसका कंपनसेशन भी मिलना चाहिए जिन लोगों का नुकसान हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स इम्पार्शियलिटी। आप न्यूट्रल मत हो जाओ। ठीक है, आप किस साइड रहोगे? तो आप जस्टिस के साइड रहोगे। दैट इज इम्पार्शियलिटी दोस्तों। आपका एग्जाम्पल एक और दे सकते हो इसके अंदर, वो है गांधी जी का कोट। गांधी जी जो है सभी धर्मों को इम्पार्शियल नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, गांधी जी व्यूड ऑल रिलीजियंस इम्पार्शियलिटी। ठीक है, इम्पार्शियली। और बोल क्या रहे हैं भैया गांधी जी? तो गांधी जी बोल रहे हैं सर्व धर्मा संभवा, मतलब सब जो जितने भी धर्म हैं उनके लिए इक्वल हैं। ठीक है, संभवा उनके लिए। ठीक है दोस्तों, अब नॉन पार्टीशनशिप समझते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द सेकंड ARC, इट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड मीन्स दैट पब्लिक सर्वेंट विद वुड सर्व द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। अब भाई बोलते हैं ना कि भाई एक सिविल सर्वेंट को नॉन पार्टीशनशिप उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट की लिए कदम ना उठाए, काम ना करे। उसके अंदर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल नज़र से, ठीक है, फेयरनेस से देखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया जो पार्टी इस टाइम गवर्नमेंट में है तो उनके सारे डिसीजंस को वो एक्सेप्ट कर ले, उनके सारे डिसीजंस के ऊपर वो एक्शन लेना स्टार्ट कर दे, उसको डिनाई भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होगी तभी वो इस काम को कर पाएगा। ठीक है, वो सिविल सर्वेंट, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ द डे को तो सर्व करना ही है, जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको सर्व करना ही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी पार्टी पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बात ना माने, पार्टी पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए काम ना करे। ठीक है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, दैट मीन उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी इक्वल हैं। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ना हो। तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि पार्टनरशिप होनी चाहिए, लेकिन ओवर पार्टीशनशिप। ठीक है, पार्टीशनशिप तो नहीं, लेकिन पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके काम करो ना आप। ठीक है, तो अब आप पढ़ते हैं दोस्तों सेल्फलेसनेस। अब वो सेल्फलेसनेस बहुत ईजी है कि आप सेल्फिश नहीं हो। ठीक है, तो सेल्फिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता सिर्फ अपने लिए नहीं हो। ठीक है, तो हैविंग लिटल और नो कंसर्न फॉर वन सेल्फ, इट इज प्लेसिंग लार्जर सोसाइटल गुड अबव वन सेल्फ। ठीक है, तो आप लालची होना नहीं होता इसके अंदर कि भैया लालची ना हो, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आप लार्जर सोसाइटल गुड को देखो। ठीक है, कि लोगों का फायदा हो, पब्लिक वेलफेयर देखो। ठीक है, अपने अपने का फायदा ना देखकर, ठीक है, अपना खुद का फायदा ना देखकर आप पब्लिक इंटरेस्ट को देखो। ठीक है, तो इट इज प्लेसिंग लार्जर सोसाइटल गुड अबव वन सेल्फ। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया दोस्तों सेल्फनेस का। अब देखो, मैं इसका एग्जांपल महाभारत से दे सकता हूँ कि कर्ण था, ठीक है, कर्ण था जिसने अपना कवच कुंडल दे दिया था। ठीक है, वो गेव अवे कवच कुंडल। अब जो कवच कुंडल दे दिया था भैया, क्योंकि बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा काइंड व्यक्ति था वो। ठीक है, काइंडफुल था, क्योंकि भाई कृष्ण जी, मुझे पता है कि वो भैंस दल के आते हैं और उनसे कवच कुंडल मांग लेते हैं। सुबह सुबह उनके पास भिक्षा मांगने जाते हैं और उनसे कवच कुंडल मांग लेते हैं और वो कवच कुंडल दे देते हैं। भाई वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि देखो कवच कुंडल मेरी रक्षा तो कर रहा है, लेकिन मैं एक दानवीर हूँ और मेरे मेरे सामने जिसने व्यक्ति मेरे कवच कुंडल मांगा है, मैं उसको खाली हाथ नहीं भेज सकता। तो उनके अंदर सेल्फनेस नहीं थी, मतलब लालची नहीं थे वो। ठीक है, उनको पता था ये कृष्ण जी हैं, तो उन्होंने अपना कवच कुंडल फिर भी दे दिया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि भैया उन्होंने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी देख लिया। ठीक है, अपना अपना ना देख कर, ठीक है, सामने वाले का इंटरेस्ट देखकर उन्होंने कवच कुंडल दे दिया कि भैया वो नाराज होकर ना जाए मेरे मेरे द्वार से। ठीक है, तो वेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यही तो बात है कि भैया
आप अपना नुकसान तो कर लो, लेकिन भैया दूसरों की सर्विस हो सके, ठीक है, अच्छे से हो सके, ठीक है, आप अपना समय निकालो और सामने वाले की हेल्प करो और अच्छा काम करो। दैट मीन्स मैं एग्जांपल दे दूँ भैया, बहुत सारे सिविल सर्वेंट होते हैं, वो कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है, अब उनकी पर्सनल लाइफ पता है कितनी लंबी होती है, ठीक है, वो सर्विस को इतना सीरियस नहीं लेते अपनी, और कहते हैं सिर्फ मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, वो अपनी पर्सनल लाइफ ही जी रहे हैं। अब वो भाई ये नहीं देख रहे कि भैया आपको पर्सनल लाइफ जीनी थी तो आप प्राइवेट बिजनेस करो, आप सिविल सर्वेंट क्यों बने? सिविल सर्वेंट का मतलब ये होता है कि भैया लोगों की सेवा करने जा रहे हो, आप पब्लिक की सेवा करने जा रहे हो, तो पहले तो आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए पब्लिक की सेवा के लिए, ना कि आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसके लिए, ठीक है। तो बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू यूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स, ये गांधी जी ने बोला है, या भगवत गीता से भी आप ये कोट दे सकते हो, निष्काम कर्मा, ठीक है, सेल्फलेस एक्शन। चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर रखा है, तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों लीडरशिप के बारे में। देखो, लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, तो ठीक है। आप लेकिन आप किसी एक लीडर को, मतलब कोई लीडर है तो उसको कैसे आप बोलोगे कि हाँ ये लीडर है, तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि उसकी एबिलिटी है मोटिवेट करने की ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, कि वो काम कर सके कॉमन गोल के ऊपर। अब देखो लीडरशिप मतलब मैं दिखाता हूँ, गांधी जी का एग्जांपल देता हूँ। अब गांधी जी के अंदर हम लीडरशिप क्वालिटी की बोलते हैं। देखो, सबको पता था कि हमें चाहिए आज़ादी, इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, लेकिन गांधी जी एज ए लीडर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे सबों को इकट्ठा लाने में, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, ठीक है, एक मूवमेंट चलाने के लिए, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाने के लिए, ठीक है। तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी कि वो लोगों को मोटिवेट कर देते थे, ठीक है, एक कॉमन गोल के लिए, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। तो लीडरशिप इज बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन नॉट डोमिनेशन। कोई डोमिनेट नहीं कर रहे थे लोगों को, भाई इंस्पिरेशन कर रहे थे, उनको इंस्पायर कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते थे या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो लोगों को ये बोलते थे कि भैया अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा ना, ठीक है, तो विद इन वन ईयर हमें सेल्फ रूल मिल जाएगा, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ऐसे करके इंस्पायर करते थे लोगों को, उनको डोमिनेट नहीं करते थे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर देखो लीडरशिप की एक और कोट लिखा हुआ कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी, ठीक है। जो आपका विजन है, जो आपका जो एम है, उसको आप रियलिटी के अंदर चेंज कर दो, तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? अब वो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि भैया ओपननेस होना, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, तो लोग वाग बहुत ज़्यादा बिलीव करें गवर्नमेंट को, ठीक है, उनको सामने दिखाई दे रहा है, उनके पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, कि भैया गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, इस फंड का कैसे यूज़ कर रही है, तो उसका कहेंगे दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। बोलते भी गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फो टू जनरल पब्लिक, है ना, या फिर बोल सकते हो ओपननेस इन एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर ओपननेस हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो कि ई ऑक्शन लेके आए गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ कोल ब्लॉक्स 2018-19 में, ठीक है। ई ब्लॉक्स का मतलब अब इंटरनेट पे ही आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि भैया ये इस व्यक्ति को टेंडर मिला है, ठीक है, तो किस व्यक्ति को मिला है, किस बेसिस पे मिला है, ठीक है। तो ये यही तो ट्रांसपेरेंसी हुई, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, वो जानकारी है, ठीक है। अब दोस्तों अकाउंटेबिलिटी पढ़ते हैं। अभी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? तो बीइंग आंसरेबल फॉर द टास्क ऑफ वन परफॉर्म। देखो दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी में ना आपको आपका एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। अगर आप अकाउंटेबिलिटी वाला पर्सन हो, तो आप ना आंसर दे पाओगे अपने पेरेंट्स को कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ठीक है। आप खुद को आंसर दे पाओगे, अब बता पाओगे कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर, सीरियस हो या नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जरूरी नहीं है हर काम के लिए अकाउंटेबल हो, ठीक है। कभी कभार गवर्नमेंट जो है उस काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होती, इसका भी ध्यान रखना। किसी भी काम के लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि भैया आपको आर्मी की डिटेल्स या फिर क्या कहते हैं जो भी खुफिया डिटेल्स हैं वो नहीं दे सकती, उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। वो गुप्त रहना चाहिए तो गुप्त रहेगा, लेकिन आरटीआई मीडिया है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती हैं, ठीक है। मीडिया बताती है लोगों को कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी से क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप लिया, ठीक है। जुडिशरी बताती है गवर्नमेंट को कि आप किस पे काम क्यों नहीं कर रहे, भैया आपको काम करना चाहिए, ठीक है। आरटीआई से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हो गया आपको कि भैया गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे आप बनाओगे, तो ये सारे टूल्स हैं आपके पास। लेकिन दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसे कहोगे? तो भैया अगर मैंने बोल दिया कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो किसी काम के लिए हो, ठीक है, ऑन वर्क के लिए और एक्शन के लिए, तो आप उसके लिए आंसरेबल होगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि भैया आपको कोई वर्क मिला, ठीक है, और उस वर्क को आप नहीं कर पाए,
तो आप बताओगे कि भैया कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और मैं नहीं कर पाया, तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है, ठीक है। इसके साथ अब देखो एप्टीट्यूड तो मैंने आपको बता दिया था पहले ऊपर ही कि एप्टीट्यूड क्या होती है। परसिवेरेंस, परसिवेरेंस दोस्तों ये मोडेड है। बोला जाता है कि भैया यूपीएससी एस्पिरेंट के पास तो ये क्वालिटी होनी चाहिए परसिवेरेंस वाली। तो परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ठीक है। एक काम को करते रहना, जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको करते रहना, इवन आपके पास डिफिकल्टीज आ रही हैं, डेली आपके पास कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन उस काम को आप करते रह रहे हो तो आपको वो बिल्कुल अचीव कर पाओगे इन दी एंड, ठीक है। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो परसिस्टेंस का मतलब यही होता है। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल देता हूँ ना। दशरथ राम मांझी, ठीक है, जिसको माउंटेन मैन भी बोलते हैं भैया, उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया पूरा, ठीक है। एक छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया, ठीक है। तो उसे कहते हैं परसिवेरेंस वाले व्यक्ति। भैया उसने हार ही नहीं मानी, उस काम को करता चला गया, वो कितना ही बोरिंग हो। कमिटमेंट, कमिटमेंट में बोलते हैं दोस्तों, देखो आजकल तो रिलेशनशिप में बोलते हैं कि मैं कमिटेड हूँ, उससे ये हूँ वो हूँ, पता नहीं क्या कमिटमेंट होती है वो। तो कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि डेडिकेशन, पेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को कमिट दे दिया, कमिटमेंट दे दिया। इसका मतलब होता है कि कितना आप डेडिकेटेड हो उस काम के लिए, आपके पास कितना पैशन है उस काम के लिए, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टास्क, ये होती है कमिटमेंट दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप कमिटमेंट हो अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो आप डेडिकेटेड वाले व्यक्ति हो, ठीक है। आपके अंदर डेडिकेशन है उस काम को करने के लिए, आपका पैशन है कि भैया कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो डेडिकेशन और पैशन साथ चलेगा फॉर पर्टिकुलर टास्क, ये होता है कमिटमेंट, ठीक है। अब देखो डेडिकेशन मैंने कहा था ये कमिटमेंट के अंदर आ जाएगा, लेकिन डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन यही है बीइंग डिवोटेड और लॉयल टू अ ड्यूटी और थॉट ऑफ एक्शन, ठीक है। आप लॉयल हो किसी भी काम के लिए, डेडिकेशन हो तो आप डिवोटेड हो उसके लिए, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होती है? तो एंश्योर करना रिस्पॉन्सिवनेस एंड हाई मोरल प्लस मोटिवेशन को भी, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सर्विस मतलब स्पिरिट है आपके अंदर सर्विस करने की, तो आप एंश्योर करोगे कि आप रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। आपके अंदर मॉरल क्वालिटीज है, हाई मॉरल क्वालिटीज है, आपके अंदर मोटिवेशन है उस काम को करने के लिए, ठीक है। डिलीजेंस का क्या होता है? तो प्रिजर्विंग डिटर्मिनेशन टू परफॉर्म अ टास्क। तो ये डिलीजेंस का मतलब पहले से होता है कि डिलीजेंस है तो उसके अंदर क्वालिटी है ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली एंड थ्रोली। डिलीजेंस बोलते हैं डिलीजेंट व्यक्ति है बहुत ज़्यादा, बस केयरफुली उस काम को कर लेगा और अच्छे से कर लेगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क करेगा वो, तो उसको बोलते हैं हम प्रिजर्विंग डिटर्मिनेशन टू परफॉर्म अ टास्क। उसके अंदर डिटर्मिनेशन है काम करने के लिए, दैट इज डिलीजेंट व्यक्ति है वो। अब ये कुछ कोट्स हैं जो डेडिकेशन के लिए, कमिटमेंट के लिए हैं यहाँ पर आपको, तो ये आप पढ़ के याद कर लेना दोस्तों, आपके एसए और एथिक्स में तो बहुत काम का है दोस्तों। अब प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते हैं। अब ये प्रोफेशनल एथिक्स आपके केस स्टडीज में बहुत काम का है, ठीक है, तो उसको याद रखना है हमेशा। तो बड़े प्रोफेशनल एथिक्स में हम बोलते हैं कि एक पर्सन के पास ना दो क्वालिटी साथ में होनी चाहिए। वो क्या है? आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स दोनों को लेकर साथ चलना है आपको, तब आप प्रोफेशनल व्यक्ति बन पाओगे एक, ठीक है। तो दैट मीन्स में एक और मतलब क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए करेज की, फोर्टिट्यूड की। तो करेज क्या होता है? तो भैया एक पर्सन को ये इनेबल कर देता है, अगर उसके अंदर करेज होता है तो वो डिफिकल्टी को फेस कर पाएगा, ठीक है। और फोर्टिट्यूड क्या बोल सकते हो भैया? फोर्टिट्यूड जो है ना, इससे भी थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। फोर्टिट्यूड में आप एडवर्सिटी के अंदर भी, या फिर इवन आपको पता है कि भैया मेरे को यहाँ पर डिफिकल्टीज आने वाली हैं, ठीक है, ये परेशानी आने वाली हैं, फिर भी आप राइट डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, दैट इज फोर्टिट्यूड, ठीक है। करेज का मतलब तो ये हो गया कि आप डिफिकल्टी को फेस कर पाओ, आपके अंदर ये करेज होना चाहिए। लेकिन फोर्टिट्यूड का मतलब ये पता है आपको कि भाई इससे मेरे को ये परेशानी आने वाली है, ये सारे डिफिकल्टीज आने वाली है, ठीक है। इवन आपने फिर भी आपने राइट डिसीजन लिया, आपने फिर भी पब्लिक के इंटरेस्ट में डिसीजन लिया, ठीक है। तो फियर इज अ रिएक्शन, ठीक है, करेज इज अ डिसीजन। भैया डर जो है, डर से आप रिएक्ट करते हो, लेकिन करेज जो आपको डिसीजन लेने के लिए जो है हेल्प करती है कि आपको क्या डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो करेज इज नोइंग व्हाट नॉट टू फियर, किससे आपको डर नहीं लगना चाहिए, ये आपको करेज बताता है, ठीक है। सही काम में कभी भी आप डरोगे नहीं, ठीक है। तो फोर्टिट्यूड के लिए एक चीज और बोली जाती है, फोर्टिट्यूड इज अ कैपेसिटी टू से नो व्हेन द वर्ल्ड वांट्स टू हियर यस, ठीक है। फिर फोर्टिट्यूड क्या है? फोर्टिट्यूड ये है कि भैया आप नो बोल पाओ, ठीक है। हर चीज़ के लिए आप यस मैन ना बनो कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा सर, जैसा आप बोल रहे हो वैसा कर दूंगा सर, ठीक है। तो यस मैन ना बनो, आपके अंदर नो बोलने की भी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब वर्ल्ड आपसे सुनना चाहती है कि नहीं आप यस बोल लो इस काम के लिए, लेकिन आप नो बोल दो, दैट मीन्स कि आप फोर्टिट्यूड वाले व्यक्ति हो, आप सही के साथ हो, जस्टिस के साथ हो, फेयरनेस के साथ हो आप, ठीक है। चलो
दोस्तों इमोशन को पढ़ते हैं। अभी इमोशन क्या होता है दोस्तों? तो इमोशन तो आप समझते होंगे दोस्तों, कि हम बोलते हैं ना कि भाई आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो, ठीक है? तो इवन ये लव की फीलिंग्स भी होते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक है? तो इमोशन वो भी होता है, ठीक है? साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिव टू एनी इंसिडेंट और थिंग, ठीक है? तो आपके पास जो आपका साइकोलॉजिकल जो आपका माइंड बोल रहा है ना, आपके पास जो इमोशंस आ रहे हैं, आप उससे डिसीजन ले लेते हो, तो आप इमोशनली व्यक्ति माने जाते हो। तो बोला जाता है कि एक ऑफिसर के अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, ठीक है? इमोशंस होंगे तब भी वो काइंडफुल रहेगा ना, तभी तो वो पब्लिक इंटरेस्ट देख पाएगा, यानी कि अपने इंटरेस्ट के अलावा, ठीक है? तो पर्सनल एक्सपीरियंस दैट अराइज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है किसका? साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सिचुएशन बिहेवियर्स का, ठीक है? तो यही तो इमोशंस होते हैं आपके। अब इमोशंस के अंदर आप पढ़ते हुए सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, ये भी आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है? अभी सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन, इसके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोस्तों। देखो, अगर हम बोलते हैं दोस्तों कि आप सिंपैथी वाले व्यक्ति हो, ठीक है? सिंपैथी वाले व्यक्ति हो, तो आप किसी के लिए सॉरो फील कर रहे हो, जैसे कि कोई दुख में है तो आप उसके लिए सॉरो फील कर पा रहे हो, दुख फील कर पा रहे हो, नहीं कंसर्न कर पा रहे हो फॉर अदर पर्सन के लिए, दैट इज सिंपैथी। एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि भैया वो दुखी है किसी भी चीज़ के लिए, उसका कुछ गलत हुआ है, तो आप भी उसके लिए दुख व्यक्त कर रहे हो, दैट इज सिंपैथी। सिंपैथी कर पा रहे हो आप उसके लिए। एम्पैथी क्या होती है? तो आप जो है ना उसकी जगह आ जाते हो, उसकी जगह मतलब उसकी जगह डिसीजन देख कर अपने आप को लेकर उसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग अनदर कंडीशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, दैट इज एम्पैथी, ठीक है? तो इसमें कॉग्निटिव प्लस इमोशनल एस्पेक्ट भी आ जाता है, ठीक है? तो पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शूज टू फील व्हाट अदर्स आर फीलिंग, तो ये हो गया आपकी एम्पैथी। बट कंपेशन क्या होता है भाई? तो कंपेशन आपका एक स्टेप और आगे, ठीक है? एक स्टेप क्या और आगे कैसे? भैया फीलिंग केयर एंड वार्मथ फॉर अदर पर्सन एंड विच इंक्लूड्स डिजायर टू एलिवेट देयर डिस्ट्रेस एंड प्रॉब्लम। मतलब आपने भैया फील करा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हो, फिर ये सोचकर आपने काम डिसीजन लिया कि भैया उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसका डिस्ट्रेस को, चलो उसको हम कम करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज कंपेशन दोस्तों, ठीक है? तो बोलते हैं भी एक सिविल सर्वेंट के अंदर कंपेशन वाली क्वालिटीज होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वो एम्पैथी वाला व्यक्ति ना हो, सिंपैथी वाला व्यक्ति ना हो, उसके अंदर कंपेशन भी होना चाहिए। अगर वो सोच पा रहा है, देख पा रहा है कि उसके पास वो व्यक्ति दुखी है, तो वो दुखी है तो उसका प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, ठीक है? क्या क्या दिक्कत आ रही है उसके साथ? जैसे कि आप कोविड-19 में सोनू सूद को देख सकते हो कि वो कंपेशन वाला व्यक्ति है, ठीक है? वो एम्पैथी और सिंपैथी दोनों फील कर पा रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि भैया लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो माइग्रेंट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करने के लिए वो व्यक्ति ग्राउंड ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है? ठीक है? वो बस चलाता है, प्राइवेट बसेस, उसको उनको घर पहुँचाता है, ठीक है? माइग्रेंट्स को, ठीक है? तो ये बोल सकते हो कि सोनू सूद ने अपने अंदर के कंपेशन को दिखाया, ठीक है? चलो दोस्तों, अब टॉलरेंस को समझते हैं। देखो टॉलरेंस, ये वाली भावना तो होनी चाहिए सबके अंदर। क्यों? देखो आपकी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं ना, अलग अलग थॉट्स के लोग रहते हैं। इवन आपकी सोसाइटी के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे, कल्चर के लोग मिलेंगे, वो अपना रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके अंदर टॉलरेंस होगी, तो भैया आपके आपके सोसाइटी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? एक दूसरे के लिए कोई गुस्सा नहीं, कोई मतभेद नहीं होगा, ठीक है? आपके पास ये टॉलरेंस वाली जो भावना ये तो होनी ही चाहिए। टॉलरेंट आप कर पाओ, ठीक है? तभी ये सोसाइटी हार्मोनाइज हो पाएगी हमारी, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि फेयर एंड ऑब्जेक्टिव आउटलुक होना चाहिए टुवर्ड्स दोज हुज ओपिनियंस डिफर फ्रॉम अस। भैया जो हमसे अलग सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही नहीं है, ठीक है? तो आपका फेयर एंड ऑब्जेक्टिव आउटलुक होना चाहिए उनके लिए जिनका जो ओपिनियन है हमसे अलग है, ठीक है? तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गांधी जी का कोट, सर्वधर्मा संभवा और वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों जस्टिस पढ़ते हैं। जस्टिस का मतलब यही होता है भाई कि फेयरनेस देना सबको, ठीक है? फेयरनेस हो इन द वे पीपल आर ट्रीटेड, मतलब जो उनका राइटफुल ड्यू है ना वो सर्व होना चाहिए सबका, ठीक है? टू गिव एवरीवन टू हिज हर राइटफुल ड्यू। इट इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ राइट्स, बिल्कुल बात सही है। देखो आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है सबके पास, कि भैया आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ, ठीक है? तो उसके ऊपर अगर किसी का जो है राइट वायलेट हो रहा है, दैट मीन्स कि आप इनजस्टिस कर रहे हो उसके साथ, ठीक है? तो इनजस्टिस अकर्स व्हेन राइट्स आर डिप्राइव्ड। तो ये तो इजी है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है? अब फेयरनेस एंड जस्टिस का मतलब तो इजी है, ये भी समझ जाओ। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ा दिया ऊपर। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको मैं सिंपल ये बोलूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ वंस फीलिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स and channelizing them in right way.
इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक सर्वेंट। बिल्कुल बात सही है दोस्तों कि आप दूसरों की फीलिंग को समझ पा रहे हो, ठीक है, किसी और की फीलिंग को समझ पा रहे हो, फिर उनको चैनलाइज कर पा रहे हो इन राइट वे में। दैट मीन्स कि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि इमोशंस को आप लिंक कर दो इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। मतलब आपके अंदर इमोशंस भी हो प्लस आप इमोशंस को इंटेलिजेंट वे में हैंडल भी करो। जैसे कि आप किसी की अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो फीलिंग्स को, ठीक है, या अदर्स की फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, उसको फिर चैनलाइज कर पा रहे हो राइट वे में। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भैया आप कंपनी के सीईओ, ठीक है, आपको हायर करा गया है आपके इंटेलेक्ट को देखकर, इंटेलिजेंस को देखकर, बिजनेस एक्सपर्टीज को देखकर, बट आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, ठीक है। आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है, फिर उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे और फिर डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। तो आप भैया लेक ऑफ इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति हो, लेक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति हो, तो आप एज ए सीईओ जो है ना, आप सही से वर्क नहीं कर सकते कंपनी के अंदर कि भाई दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे कि भैया कैसे पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे बने और अपने कंपनी को कैसे रन करोगे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अब देखो दोस्तों, हमारा एक पेज का बचा ही है, ठीक है, जो भी हमारे टर्मिनोलॉजी से एथिक्स की वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कैरेक्टर का मतलब क्या समझते हो, हम बोलते हैं ना कि कैरेक्टर से क्या समझ रहे हो, तो मेंटल एंड मॉरल क्वालिटीज़ होती हैं जो डिस्टिंग करती है एक इंडिविजुअल को, ठीक है। बिल्कुल बात सही है। देखो दोस्तों, आपकी जो मेंटल जो आपकी मेंटेलिटी है, जो आपके पास मॉरल क्वालिटीज़ है, वही आपको दूसरों से अलग करती है, ठीक है। तो करेक्टर इज नॉट पोजेस्ड अनलाइक वैल्यूज, इट इज डेवलप व्हेन वैल्यूज आर प्रैक्टिस। जब आपके पास जब वैल्यूज हैं, ठीक है, और उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप उनको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो भैया आपका करेक्टर कैसे बिल्ड होगा, ठीक है। तो वैल्यूज को प्रैक्टिस करना पड़ता है अगर आपको करेक्टर बिल्ड करना है। वर्च्यू क्या होता है, भाई वर्च्यू वर्च्यू बहुत सुनते हो ना, तो पर्टिकुलर मोरल एक्सीलेंस, ठीक है, मोरल एक्सीलेंस मतलब एक आपके पास जो है ना पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या मोरल एक्सीलेंसी है उसके अंदर आपकी, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास टेम्परेंस है, फोर्टिट्यूड है, ठीक है। तो यही बोलते हैं वर्च्यू, वर्च्यू है आपके पास। दैट मीन्स कि आपके पास टेम्परेंस होना, फोर्टिट्यूड होना है, ऐसी क्वालिटीज़ अगर आपके पास है, मोरल एक्सीलेंस है आपके पास, ठीक है, तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। प्रूडेंस क्या होता है, तो बीइंग कॉशियस, प्रूडेंस का मतलब बीइंग कॉशियस, मतलब आपको अवेयर रहना है कि भैया इससे क्या हो सकता है, क्या हार्मफुल है ये, ठीक है, कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। दैट इज प्रूडेंस। विजडम क्या होता है, तो एबिलिटी टू यूज नॉलेज। भैया नॉलेज क्या होता है, नॉलेज हमें बताती है कि हमें क्या बोलना चाहिए, लेकिन विजडम क्या होता है, विजडम हमें बताती है कि कब बोलना चाहिए, ठीक है, उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो बहुत ईजी है कि गवर्नमेंट लॉज नॉट ऑफ मैन रेस्ट्रिक्ट आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, किसी एक आदमी के नहीं, और रेस्ट्रिक्ट करते हैं आर्बिट्री एक्सिस्टेंस को, ठीक है, आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर को। अब कौन सा इसके होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, को कौन सा होता है आपका इंट्यूशन और जजमेंट दैट असिस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, ठीक है। आपके अंदर की आवाज़ दोस्तों, ठीक है, कौन सा इसके आपके अंदर की आवाज़। अगर आप कुछ भी गलत काम करते हो और आपके एथिकल वैल्यूज़ हैं आपके अंदर, तो वो आपको रेसिस्ट करेंगे गलत काम करने के लिए, ठीक है, आपको रेसिस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने गलत काम कर दिया तो क्राइसिस आ जाएगा किसका, कॉन्साइंस का, ठीक है। वंस एक्शंस कॉन्ट्रेरी टू वंस बिलीव, ठीक है, आपके एक्शन कुछ हो रहे हैं लेकिन आपके बिलीव कुछ हो रहे हैं, तो फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस आ जाएगा। इसके लिए दयानंद सरस्वती ने नो डोर स्प्लिट का टर्म दिया है कि नो डोर स्प्लिट क्या होती है, या नो डोर स्प्लिट ये होती है कि भैया आपके वैल्यूज़ तो ये बोल रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट रहनी है, ऑनेस्ट व्यक्ति रहना है, आप इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हो, लेकिन आप डिसऑनेस्ट वाला काम कर रहे हो, आपके एक्शन डिसऑनेस्ट वाले हैं, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस आ जाएगा। फिर आपके अंदर जो इनर पीस है वो चली जाएगी, ठीक है। तो देयर इज अ हायर कोर्ट देन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस। ये गांधी जी ने बोला है कि भैया कोर्ट से भी बड़ा है ना, ठीक है, जुडिशरी से भी बड़ा अंदर की हमारे कोर्ट है हमारे पास, वो है कॉन्साइंस वाली, ठीक है। वो जो अंदर की आवाज़ है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो वैल्यूज़ है ना, वो हमें गलत काम करने से रोकती हैं। और यही हमें प्रैक्टिस भी करना है कि हमें जो हमारी जो कॉन्साइंस है ना, हमें उसको सुननी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ना एक डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में कि एक्शन नॉट इन सिंक विथ मोरल्स, ठीक है, जो आपके मोरल्स हैं उसके साथ अगर आपके एक्शन सिंक नहीं कर रहे तो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस आ जाएगी। फिर आपकी जो इनर पीस रहेगी नहीं, ठीक है, तो आपके नो इनर पीस रहेगी, मतलब कोई इनर पीस नहीं रहेगी। और एग्जाम्पल भी बता सकते हो, ठीक है, कि भैया आप वर्क कर रहे हो एज IT प्रोफेशनल और आपकी टीम ने बोला है कि आप झूठ बोल दो मैनेजर से, ठीक है, लेकिन आपके जो अंदर की कॉन्साइंस है वो ये बोलती है कि भैया ट्रूथफुल रहना है अपने काम के अंदर, ऑनेस्ट रहना है, इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति रहना है। तो आप
मान तो लोगे कि चलो मेरी टीम टीम वाले बोल रहे हैं, लेकिन आपकी कोई कॉन्साइंस है वो पिक करेगी नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको कन्विंस करेंगे कि भैया सच बोलो, ठीक है। तो ये होती है क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में, कि आपको कॉन्साइंस की आवाज़ हमेशा ही सुननी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे जो है ना, ये सारे नोट्स के जितने भी टर्मिनोलॉजीज थे, एग्जाम्पल्स थे, इसे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जितनी भी एथिक्स के टर्मिनोलॉजीज थे, एग्जाम्पल्स थे, ये मैंने आपको कोट्स के साथ समझा दिया है। और दोस्तों देखो, इसको ना एक दो बार आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरे समझाने के बाद आपको एक दो बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, देखो मैं आपको अभी जो है स्लाइड्स पर फ्लैश कार्ड दिखाऊंगा। अब इस फ्लैश कार्ड्स का आप इस्तेमाल क्या कैसे करोगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है। मैं आपको जैसे कि बोलूँगा व्हाट इज़ एथिक्स, तो वीडियो को पॉज करो, ठीक है। पॉज करने के बाद उसको एक लाइन में लिखो, एक लाइन में लिखो अभी रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। ऐसे करके जितने भी मैं आपको फ्लैश कार्ड दिखाऊंगा, 50 पेजेस के फ्लैश कार्ड हैं, मतलब 50 क्वेश्चन हैं, तो आपको मुश्किल से 50 लाइन लिखनी है। अब 50 लाइन लेकर आपने लिख ली, ठीक है, और अपने आप से, तो आप जो है ना इस डॉक्यूमेंट को मास्टरी कर लोगे। आपके जितने भी एथिक्स के टर्म है ना, वो आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, और आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे है आपकी कॉपी के अंदर, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे व्हाट इज एथिक्स लिखा है, तो आपको एक लाइन में ये लिखना है कि ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और हेल्प करते हैं, है ना, कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि राइट क्या है और सही क्या है। देखो राइट क्या है, मतलब राइट क्या है और गलत क्या है, ठीक है। द राइट एंड रॉन्ग के बीच में आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, गुड और बैड में। तो आपको ऐसे ही एक लाइन में लिखना है कि व्हाट आर एथिक्स, तो आप एक लाइन में अपनी कॉपी के अंदर ये लिखो, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर, जिससे आपको एग्जाम में या सोचने में टाइम नहीं लगेगा कि क्या लिखना है, ठीक है, कि एथिक्स की डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको। तो ऐसे करके आपको ये 50 स्लाइड्स मिलने वाले हैं। 50 स्लाइड्स के अंदर आपको 50 की 50 टर्मिनोलॉजी एग्जाम्पल के साथ याद हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाभारत कोट, जो मैं लिखवाया था, तो आपको एक लाइन में लिखना है कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द मोरल्स एंड एथिक्स, तो बस भैया टफ डायग्राम बना दो इसका, ठीक है, और डिफरेंस वाला चार्ट बना दो कि भाई मोरल्स और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको ही आपको एक लाइन में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोरल्स आर डिक्टेटेड बाय द सोसाइटी, और एथिक्स जो होते हैं खुद के चूजन बिलीव्स होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन के पास होते हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसी डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स एंड लॉ, तो इसको भी एक लाइन में लिखो, ठीक है। तो उसको मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे वीडियो लॉन्ग नहीं करने, लेकिन आप तो आपके पास तो ऑप्शन है, वीडियो को आप रोक सकते हो, फिर रोक के सोच कर आप आंसर लिखो, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग लीगल बट अनएथिकल, तो इसका एग्जाम्पल लिखो आप अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ वैल्यू, कि वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप रोक के, ठीक है, रोक कर इन क्वेश्चन को पढ़कर आप आराम से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, इसे 1 मिनट के अंदर मैं 50 स्लाइड दिखा दूंगा आपको, लेकिन ये 50 स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर, इसको आपको रोक रोक के लिखना है, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ वीडियो रोक रखी है ना, मतलब यहाँ स्लाइड रोक रखा है, तो आपको इसका लिखना है कि आंसर ने क्या एडवाइस दिया सक्सेस एंड वैल्यूज के अंदर, ठीक है, उसका क्या कोड था, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। चलो, व्हाट इज एटीट्यूड, अब आपको लिखना है एक लाइन के अंदर कि व्हाट एटीट्यूड से क्या समझते हो आप। व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस, डिफाइन पब्लिक सर्विस एथिक्स। व्हाट इज इंटीग्रिटी, लिखो इंटीग्रिटी की लाइन में कि क्या है इंटीग्रिटी, एग्जाम्पल भी डालो। डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक ऑफिस। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन पब्लिक सर्विस। डिफाइन impartiality, define non-partisanship. What is selflessness in public service? Quote about selfless action. What is leadership? गांधी जी का एग्जाम्पल जरूर देना। What is transparency? What is accountability? Example of accountability in public office. Definition of responsibility. What is perseverance? Example of perseverance. Define commitment in public service. What is dedication? What is the spirit of service? Meaning of professional ethics. Define courage. Example of courage in action. Define fortitude. What are emotions? Difference between sympathy, empathy and compassion. Example भी लिखना तीनों का। What is tolerance? Quote about defending freedom of speech. What is justice? Difference between legal rights and natural rights. What is fairness? What is probity?
व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज करेक्टर, व्हाट इज वर्च्यू, व्हाट इज विजडम, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज कॉन्साइंस, व्हाट हैपन्स व्हेन एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू वंस कॉन्साइंस, क्या होगा ऐसे में, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस आ जाएगी, ठीक है, अ पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ मोरल क्राइसिस, ठीक है। गांधी जी कोट अबाउट हाईएस्ट कोर्ट, तो भी मैंने बताया था आपको, देयर इज नो हायर कोर्ट देन द कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्साइंस इन एथिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आपने सारे के सारा जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सब रिवाइज कर लिया है ना दोस्तों, और याद भी कर लिया, एक एक लाइन में आपको आंसर लिखना है दोस्तों, ठीक है सारे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।